नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी संगठन एक्टिव हैं, लगातार आए दिन हमले कर रहे हैं और भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। वहीं आज बड़गाम में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी तक आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक जिस समय सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे थे, आतंकवादियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाईं और अभियान मुठभेड़ में बदल गया। मारे गए आतंकवादी के पास से एक AK-47 और पिस्टल बरामद हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली समेत कई जगहों पर आतंकवादी हमले की एजेंसियों ने सूचना दी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस और सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। 15 अगस्त को कश्मीर को दहलाने की भी साजिश रची जा रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया कर रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के बनिहाल में शुक्रवार देर रात हुए धमाके में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है और वहीं राजौरी जिले में मोचवा इलाके में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से धमाके की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुंबई के 3 बड़े रेलवे स्टेशन और अभिनेता के घर से यानी अमिताभ बच्चन के बंगले के उड़ाने की जो धमकी दी गई थी, उसके कॉल भी मिल गए हैं। लिहाजा पुलिस ने इसी लिहाज से सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जानकारी के मुताबिक पुलिस नियंत्रण कक्ष को कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि CSMT भाईखला स्टेशन, दादर स्टेशन और अभिनेता अमिताभ बच्चन के आवास पर बम रखे गए हैं। मुंबई पुलिस तलाशी और जांच में ये फर्जी कॉल निकला। पुलिस फोन करने वाले और उसकी लोकेशन का पता लगा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह पूर्व BSF के अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि 15 अगस्त है, इस समय देश 15 अगस्त के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ है, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में डूबा हुआ है, लेकिन आतंकवादी फिराक में है हमले की। आपका रिएक्शन? देखिए, जो कश्मीर है घाटी, वो नई सुबह की ओर जा रहा है। 370 और 35A, जिसकी 2 साल हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान, ISI और उनके जो समर्थक स्लीपर और जो भी गद्दार किस्म के लोग हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी अपनी अनुभव है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को पाकिस्तान हमेशा घाटी और भारत के विभिन्न इलाके और वाइटल पॉइंट और वाइटल इंस्टॉलेशन और उन टारगेटों को जो VIP होते हैं उनके ऊपर उनका नजर होता है और वो चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर इस तरह की दहशत फैलाई जाए जिससे भारत के अंदर एक माहौल बिगड़े और भारत दुनिया के अंदर एक कमजोर साबित हो। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूं अपने सेवा अनुभव का कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों का पोस्टर के साथ आज सुबह उनके फोटो जारी कर दिए हैं और वो अलकायदा के हैं और उनके पर लगातार उनकी पीछा की जा रही है और किसी भी हालत में उनको कोई मौका न मिले, इसकी पूरी कायदेजी तैयारी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन एक बात पक्का, अगर हम किसी जगह चौकसी में कहीं भी कमी करेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा और एक बड़ी साजिश जो रणनीति ISI की है वो हमारे लिए साबित हो सकती है। तो समय रहते अगर हम लोग, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अलर्ट है और हम इस बात को कंफर्म है कि 15 अगस्त हम बेहतर ढंग से
हम अपने ओलंपियन को भी बेहतर ढंग से स्वागत करेंगे और हमें किसी भी तरह का पाकिस्तान के तरफ से आंतरिक सुरक्षा को ठेस नहीं पहुंचेगा। जी सर्वेश्वर जी, ये कोई पहला समय नहीं है जब आतंकवादी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। हम पहले भी लगभग हम हर साल देखते हैं 15 अगस्त के समय या फिर 26 जनवरी के समय आतंकवादी जो योजनाएं हैं वो इस तरह की सामने आती हैं, बम धमाकों की, या फिर कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में। हम लगभग हर साल ऐसा देखते हैं, चाहे 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, हम लगातार देखते हैं। आपका राजनीतिक नजरिया क्या कहता है? देखिए, ये हम आज से नहीं, जब से ये जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जो हमारा जो कुछ भूभाग हथिया लिया ना, तब से हम इस आतंकवादी से त्रस्त हैं। मतलब वो जो छिटपुट घटना, वो हमसे पाकिस्तान जो है वो एक युद्ध में जीत नहीं सकता, तो वो छिटपुट घटनाएं ऐसे करके हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं। और एवरी मतलब ईयर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी का समय हो, तो हमें 15-20 दिन से या पूरे महीने में हमें पूरे सिक्योरिटी और जितने भी मेट्रोज हैं, साथ ही साथ राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात ये देखा जाता है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरे अलर्ट रहते हैं और पूरी मुस्तैदी से आतंकवादियों के नापाक इरादे को वो खत्म करते हैं। उनको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कोई भी मतलब उनको रास्ता नहीं देते हैं, उनके नापाक इरादे को मतलब नष्ट नाबूद कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक विश्लेषक आप कहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें हम जैसे लोग, जो हम हैं, आप हैं, जो आम नागरिक है, उनको भी अपने कान और आंख खुले रखने चाहिए। आप जिस भी शहर में हो, अगर आप मेट्रोज में हो तो आप देखें कि क्या ऐसा कोई संदिग्ध आदमी आपके आसपास से पिछले कुछ महीने से घर लेके तो नहीं रहने लगा है, या आपके शहर में अगल बगल कुछ ऐसी संदिग्ध आदमी की गतिविधि तो नहीं बढ़ गई है। तो भारतवर्ष के हर एक जनता का भी ये दायित्व होता है कि ऐसे लोगों पे नजर रखा जाए, अपनी आंख और कान खुला रखा जाए। इवन दिल्ली पुलिस भी मानती है कि जो देश की, उनका एक स्लोगन भी है कि जो दिल्ली की जनता है वो दिल्ली पुलिस की आंख है। तो ऐसे में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो और हमारी जो इंटेलिजेंस है, उनको पूरी मुस्तैदी से इनका पता लगा के समय से पहले इन्हें नष्ट करना चाहिए। जी ललन जी, एक चीज़ और है, ये जिस तरह की योजनाएं आतंकवादी बनाते हैं, एक तो चीज़ ये है कि शायद इनको लगता है कि ये सफल हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी है कि आज तक जैसी भी कोई प्लानिंग की गई है उसको भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से पहले ही नाकाम कर दिया जाता है। शायद उनको गलत फहमी है कि वो सफल हो जाएंगे। जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो 18 अगस्त और 26 जनवरी के मद्देनजर वो अभी जो चौकसी है और जो आक्रमक उनके लिए कार्रवाइयां होती है, वो सभी चीजें तैयार कर ली जाती है और बहुत प्लान में एक एक चप्पे के ऊपर, चाहे वो घाटी हो या दिल्ली हो या हमारी आर्थिक राजधानी, जैसा आपने मुंबई के हालात अभी आपने बताए, उन सभी जगहों पे हमारी जो अर्धसैनिक बल है, हमारी जो पुलिस है और हमारी जो इंटेलिजेंस जो इनपुट है, उसके मद्देनजर हम अपनी कार्रवाई के लिए आक्रामक रूप से इनको दबा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल-कायदा हो, जैसे मोहम्मद हो या लश्कर हो, इनकी पुरानी ये सिस्टम है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी आप देखिए, गुरेज, बरगाम और इससे पहले नेशनल हाईवे बनिहाल के ऊपर इन्होंने ये सोचा है कि अगर जम्मू से श्रीनगर हमारी कोई कार्रवाई आती है तो उसके ऊपर कोई हम इंसिडेंट कर दे, लेकिन हमारी जो मूवमेंट है उसके साथ हमारी रोड ओपनिंग, हमारी और जितनी भी सिक्योरिटी एक्शन है वो पहले से मुकर्रर है। और हम इस बात को कॉन्फिडेंट होके बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी खास करके दिल्ली का जो इलाका है उसको 4 लेयर के अंदर पूरी सिक्योरिटी मेंटेन की जा रही है, जिसमें पुलिस, आर्मड पुलिस और अर्धसैनिक बल और स्पेशल एनएसजी, कमांडो और एसपीजी के वीआईपी के साथ लोग इकट्ठे हैं। कोई डरने की बात नहीं, लेकिन दुश्मन और उससे भी
के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और मुद्दे पर वापस आते हैं। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आपसे मेरा सवाल होगा, हम देख रहे हैं कि रंग में भंग करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से हर बार की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। हालांकि वही दिन होता है जब स्वतंत्रता दिवस हम भी मनाते हैं और पाकिस्तान भी मनाता है, लेकिन सोच का फर्क है। वो कहते हैं ना कि की दुम सीधी नहीं होती, वही हालत पाकिस्तान का है। उसने हमसे 4 युद्ध किए, चारों में मुंह की खाई, और हमारे जांबाज जो सैनिक है उन्होंने धूल हटा दिया। और जो मतलब विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि 90,000 जीवित सैनिकों ने हथियार डाले अब भारतीय सेना के सामने में, फिर भी वो नहीं सीखता है। उनका बस एक ही मकसद है कि भारत में आतंकवाद को भेजना और वहां पे आतंकवादी गतिविधियां करवाना। लेकिन जो हमारी मुस्तैद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, मैं मानता हूँ चूक हो जाती है, फिर भी आतंकवादी सीमा पार से इधर आ जाते हैं, लेकिन उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देते हैं। अब अगर आज जम्मू कश्मीर का देखें तो वहां पे बडगांव में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया, क्योंकि वो आतंकवादी छुपा हुआ था और उसने सडनली मतलब कायरतापूर्ण तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलानी शुरू कर दिए, जिनके जवाबी हमले में वो मारा गया। तो ऐसे छिटपुट घटना मतलब होती रहती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के जो नागरिक है उनकी भी एक जिम्मेदारी का आ जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, आप कहेंगे कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है वो आतंकवादी को मरने पे वो करते हैं, दुख जताते हैं, और उस नहीं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की पार्टियों को सभी जानते हैं। सर्वेश्वर जी, जम्मू कश्मीर की पार्टियों को सभी जानते हैं, इसमें कोई कहने या सुनने वाली बात ही नहीं है। वही जम्मू कश्मीर तो छोड़ दो, जम्मू कश्मीर की तो पार्टी है ही वहाँ। हाँ, यूपी में समाजवादी पार्टी क्या कहती थी कि अगर जो भी आतंकवादी घटनाओं में जिस भी को गिरफ्तार किया गया, मेरी सरकार आई तो हम हटा देंगे। बटला हाउस जो इनकाउंटर हुआ था उसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी का देख लीजिए, उनका आतंकवादी को मारना नहीं चाहिए तो उसका क्या आगे रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से मुस्तैद है, और साथ ही साथ आम जनता को भी आगे आना होगा, और सिक्योरिटी में कहीं अगर वो कुछ ऐसी घटना गतिविधि दिखते हैं तो इसको हमारे पुलिस को सूचित करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा एहतियात भी बरतना होगा, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों पर किसी को शक नहीं है, भारत को पूरा भरोसा है अपने देश की सेना पर। ललन जी, मेरा सवाल आपसे होगा, सिर्फ धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को, सबक भी सिखाया जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे इतना तो पता चलता है कि सिर्फ धमकियां दी जाती हैं, सिर्फ डराने की कोशिश भारत को की जाती है। ललन जी का संपर्क शायद कट गया है। सर्वेश्वर जी, सवाल मेरा आपसे ही होगा कि ये सिर्फ धमकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है, क्योंकि हम भी जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है किस तरीके से उनकी जो साजिशें होती हैं उनको नाकाम किया जाता है, तो सिर्फ धमकियों तक ही बात सीमित रह जाती है। हमने ड्रोन वाला देखा, सिर्फ ड्रोन भेजे गए, ये डराने की कोशिश की गई थी। आपका देखिए, जो आतंकवादी है या पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके नए नए रूप सामने आते हैं। अभी हमने सबसे देखा कि ड्रोन टेक्निक का यूज करके उन्होंने अब नया ट्रेलर मतलब वो स्टार्ट किया, लेकिन आपने देखा कि हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उनके उस कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। तो जो पाकिस्तान है वो अपने यहाँ अगर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा तो वो देश चलने लायक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो भी सरकार आती है उनका एक ही मकसद होता है कि भारत में आतंकवादी गतिविधि बढ़ाना है, तभी वो सरकार चल पाएगी, तो उसके अलावा नहीं चल पाएगी। और वही इमरान खान की जो सरकार है, आपने देखा कि वहां पे जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी है उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो आतंकवादी की जो घटना है वो नित्य नए दिन डिफरेंट वे में बढ़ेंगी।
इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से उनका सामना कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई बड़ी घटना न हो जाए उसके लिए वो पूरी तरीके से सजग रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो पाकिस्तान मतलब सुरक्षा नहीं है, ये कहना सही है, क्योंकि जैसा देखिए उसने बालाकोट का हमने एयर स्ट्राइक किया और जो भी एयर स्ट्राइक हुए हैं उसके बाद उसमें थोड़ा डर आ गया था जब हमारे अभिनंदन जी को उसने मतलब वहां पे पकड़ लिया था और रखा था, तो 2 दिन के अंदर में वहां की पूरी सेना पूरी सरकार हिली हुई थी और वो डर के मारे हमारे अभिनंदन जी को वापस किया। और अगर वो उस दिन अभिनंदन नहीं वापस होता तो पाकिस्तान तबाह हो गया होता। आप ये भी बात मान के चलिए हमारे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थे, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि वो अपने इरादे को इसलिए क्योंकि उनको आतंकवाद भारत में भेजने के लिए दूसरे देशों से भी मदद मिलती है, पैसे फंड आते हैं और जिससे उनकी इकोनॉमी चलती है। जो भिखारी देश की तरह वो चारों तरफ कटोरा लेके जाता है और आपको हमको सबको पता है कि चाइना से भी हमारा एक मतलब महाशत्रु हम मानते हैं। पाकिस्तान आप कौन करिए, चाइना जो है अब हमारा महाशत्रु है, तो चाइना भी अपना जो कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे चलाने का वही काम चाइना भी पाकिस्तान के शुरू कर रहा है। लेकिन हमारे जो फोर्सेस है वो इतने बहादुर और जंबाज है कि एक भी कोशिश को हम मंसूबे को पूरा नहीं होने देते, चाहे हमारा और मतलब पूरे चाहे 26 जनवरी की बात हो या 15 अगस्त हम धूमधाम से मनाएंगे और ऐसी कोई भी आतंकवादी नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जनरल पब्लिक आम आदमी को भी सजग होना पड़ेगा और पुलिस की आंख बनना पड़ेगा। एक चीज़ और है सर्वेश्वर जी, एक चीज़ और है, ये इतने ज़्यादा हौसले बुलंद होना आतंकवादियों के, ये भारत को लेकर, भारत में साजिशें करनी है, भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देना है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट इसको माना जा सकता है जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, क्योंकि वहाँ उनके जो बयान होते हैं उसको बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाएगा इसको। देख लो महबूबा मुफ्ती का उन्होंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण दिया कि आइए जम्मू कश्मीर की जो भी पार्टियों को आप, तो अब उनका क्या राग अलापा उन्होंने कि आप पाकिस्तान से पहले बात करिए। अरे पाकिस्तान कौन होता है? जो भी पार्टी है राजनीतिक, क्या वो भारत को अपना अभिन्न अंग नहीं मानती है? तो वहां की पार्टियां चाहे शेख अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, या जो नए गुटकार गैंग बने हैं, उनका एक ही मतलब मकसद है, वो पाकिस्तान प्रेम वो उनका है, इससे हम कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। और उनकी एक ही मतलब, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। उनका एक ही इलाज है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, लेकिन हम फिर से उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने रंग दिखाते हैं। रुकेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आपकी बात पूरी करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सर्वेश्वर जी अपनी बात पूरी करिए आप, क्योंकि बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पर इन पार्टियों को देखा जाता है। जो ये पार्टियां हैं बेसिकली आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में भी मतलब पीछे से ये साजिश करते हैं और आतंकवादियों को मदद भी करते हैं। जैसे आप देखो कि मैं 2013 की बात बताता हूँ। मैं 2013 में जम्मू कश्मीर और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट था कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देनी थी वहाँ के पुलिस पर्सनल को। वहाँ पे मैं गया था और विजय कुमार जी आईजी थे। उन्होंने बताया कि जो उनके डीएसपी हैं, और उस समय शोपियान में इनकाउंटर हुआ, तो उन्होंने बताया कि 65 इयर्स की ओल्ड लेडी पत्थर मार रही थी पुलिस पे। आखिर 65 इयर्स की ओल्ड लेडी का पत्थर क्या औचित्य हो सकता है? क्योंकि उसको पत्थर मारने के पैसे मिलते हैं। तो जो वहाँ की पार्टियां हैं, जो भी ये नए गुटकार गैंग बना ले या जितनी भी नई पार्टियां वो कर ले, उनका जो भारत के प्रति जो उनकी वो है कि भारत का ना हो के पाकिस्तान का राग अलापना, पाकिस्तान का प्रेम दिखाना, वो वर्तमान रहेगा। चाहे शेख अब्दुल्ला, चाहे जो अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला जी हो, कितना भी कह ले नहीं भारत मेरा देश है या जो है, वो तभी दिखेगा जब वो एक साथ खड़े होके आतंकवाद को कहेंगे कि
कश्मीर की धरती पे आतंकवाद का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं और यहाँ से जो भी युवा या इसमें शामिल होते हैं उनको मुख्य धारा में आना चाहिए। बदले वो क्या करते हैं, अगर कोई आतंकवादी मरता है तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग राग लाते हैं। हाँ। उनके जनाजे में भीड़ इकट्ठा करवा के हाँ। वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब ये नायक था जो शहादत हो गई है, शहादत समझा जाता है। हाँ, लेकिन मैं उसको कुत्ते की मौत मानता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने उसे मार के गिराया। तो हम तो उसे शहादत वो माने पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है। हाँ। और जब से ये धारा 370 हट के जम्मू कश्मीर और को तो उसमें इंडियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, तब से इनकी दुकान बंद हो चुकी है। तो ये बिलबिला रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे और आखिर हम इनकी जीविका आगे चलेगी कैसे। तो भारत सरकार जो है इनके हर एक गतिविधि नजर रखी हुई है कि आखिर कैसे ये वर्क कर, मतलब इनका अगला कदम क्या होगा नहीं होगा। अभी जैसे देखिए कि जो 5 अगस्त था जिस दिन ये धारा वहां से 370 हटाई गई थी, उसकी भी पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी मतलब चाक चौबंद की गई थी। हाँ। क्योंकि वहां कुछ भी आशंका हो सकती है, कुछ भी अंजाम किया जा सकता है। और पूरे जम्मू कश्मीर में आप भी देखिए मतलब तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है। बिल्कुल। आखिर ये मतलब देश की आजादी का अब हम 75वां वर्ष में प्रवेश करेंगे। हाँ। और तब जाके वहां पे ये सपना देखने को हुआ है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा तिरंगा जो है निर्विरोध लहरा रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां को समझना होगा, वो मुख्य धारा में आना होगा और भारत के लिए को तैयार नहीं होते, भारत के लिए ही जीना होगा। जी बिल्कुल, दिक्कत वही है कि समझने को तैयार नहीं होते हैं। ललन सिंह जी ललन जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। वहां की पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता है आतंकवादियों को, दूसरी बात यह है कि सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश भी की जाती है। देखिए काजल जी, अगर पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि चीन जो है LAC के ऊपर गोगरा पेट्रोलिंग 17A से वापस 3 और 4 तारीख को अगस्त में वापस जा चुका, अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं ये बताना चाहता हूं आपके प्रश्न के उत्तर में कि जो हमारे कुछ गुपकार और कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें मैं बोलने में हिचक नहीं लेता कि मुफ्ती जी हमारी जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, लगातार पाकिस्तान का राग अलापती हैं और इस तरह की बातें करती हैं जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस अपने शहादत को, अपने मनोबल को डिस्टर्ब कर दे। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि अब हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, अर्धसैनिक बल है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो इस बात को मान चुकी है कि नया जम्मू कश्मीर अब 370 हटने के बाद आ चुका है। और हमारे वहां के जो युवा हैं उन्होंने भी महसूस किया हुआ है कि अब हम किसी के गफलत में नहीं पड़ेंगे। और यकीन के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं समझा, अफगान में जिस तरह से वो हरकत कर रहा है, वो मंदिरों को तोड़ रहा है, जो अल्पसंख्यकों को दबा रहा है, इन सभी चीजों का प्रभाव दुनिया उसको देगी। और भारत एकदम तैयार है कि किसी भी मौके पे, चाहे वो वायरलेस सेट सांबा के अंदर डाले या किसी भी एरिया के अंदर वो अपने एक्सप्लोजिव और हथियार ड्रोन के द्वारा गिरा ले, लेकिन हम इन सभी साजिशों से अपने पूरी तरह से तैयार। और अगर किसी पॉलिटिकल उनके समर्थक जो पाकिस्तान के हैं, अगर इन्होंने अपना हरकत नहीं छोड़ा तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो एक जमाने में फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी के साथ हुआ था, वही इनके साथ भी होना जरूरी है। और अगर नहीं होता है तो ये एक तरह का अनावश्यक हमारी समस्या भारत सरकार को आएगी। आने वाले दिनों में अगर इस तरह की बयानबाजी ये करते हैं तो इनको एकदम बेहतर ढंग से कानूनी प्रक्रिया करके और इनके ऊपर सख्ती की जाए। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी अलाउड, अपनी घाटी का क्लियरेंस, आतंकियों को बर्बाद करना लगातार कर रही है। इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जी सर्वेश्वर जी, एक तो बात यह है कि आतंकवादी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पर देश को धमकी देते हैं या फिर साजिशों की धमकी देते हैं, बम विस्फोट की धमकी देते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन के घर के पास में बम धमाके की धमकी दी जा रही है, कोई कॉल आया हुआ है। इसके पीछे मकसद क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनके पीछे वही है कि आप मकसद एक ही है उनका कि देश में जो वो भय का माहौल बना दिया जाए कि हम जैसे जो इनके प्रोमिनेंट लोग हैं या आपको केवल मतलब ये अमिताभ बच्चन या इस पे भी नहीं आया, सिक्योरिटी थ्रेट में ये भी आया तो इनका बस एक ही माहौल है कि किसी तरह भारतवर्ष की जनता में भय बना दे और वो लोग डर के मारे ये हो जाएं और यहाँ पे हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। लेकिन उनको एक बात ये जानना चाहिए कि भारतवर्ष का हर एक नागरिक अपने यहाँ ऐसी कोई भी आतंकवादी घटना नहीं होने देगा, बशर्ते कुछ गद्दार बैठे पड़े हैं, क्योंकि उन्हीं गद्दारों की मदद से ये बम लाते हैं और डिफरेंट जगह पे बम लगा के और विस्फोट को अंजाम देते हैं। इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं काजल जी कि भारतवर्ष के अंदर चाहे तो वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ पे वो काम करते हो या भारत के कुछ ऐसे नागरिक हैं जो गद्दारी का काम अपने देश के साथ ही करते हैं। तो इसमें कतई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी बल जो है, जो भारत के अगर दिल्ली पुलिस की बात कर ले या मुंबई पुलिस की बात कर ले और जो अर्धसैनिक बल है, ये हमारे पूरी मुस्तैदी है, हमारा इंटेलिजेंस भी मुस्तैद है। तो ऐसे जो छोटे मोटे घटना है, चाहे अगर थ्रेट कॉल आया है तो उनको नाकाम करने के लिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कायम रख सकते हैं। और मुंबई की जनता हो या हमारे दिल्ली की जनता हो, इनको मतलब ये एश्योरेंस है कि कुछ भी ऐसा कोई भी विस्फोट या ऐसा कोई भी घटना नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पूरी तरीके से अपने काम को करने के लिए दिन रात अनवरत वो मेहनत करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। ललन जी, अगला मेरा सवाल जो होगा आपसे वो LAC और LOC दोनों को लेकर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों का जो मकसद होता है वो एक ही होता है। पाकिस्तान और चाइना ये पर्दे के पीछे होते कुछ और हैं लेकिन दिखते कुछ और हैं, लेकिन एक फ़र्क है, दोनों मकसद दोनों का एक ही होता है, दोनों दुश्मन देश हैं, मकसद एक ही होता है। फ़र्क ये है कि चाइना बातचीत के लिए तैयार हो जाता है लेकिन पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है। उसका कारण है, हाँ, जो चीन है वो भारत को समझ चुका है। अभी देखिए 15 महीने से बोगरा पेट्रोलिंग 17A का जो इलाका था वो पूरी तौर पे विवादित था, और जो 4 और 5 अगस्त को ये LAC में वापस गए हैं। हाँ। इन्होंने एस्टेब्लिश जो बंकर किया था, जो कंक्रीट का इन्होंने पूरी बंदोबस्त लेआउट की थी, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। इसका मतलब ये साफ है, उनको समझ में आ गया है कि अगर हम विवादित समस्या को सॉल्व नहीं करते हैं तो भारत हमें परेशान कर सकता है सामरिक। जी, चीन को समझ आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल समय की कमी है। सर्वेश्वर जी, लास्ट रिएक्शन आपका भी होगा, क्योंकि इस धमकी के बाद से एक डर का माहौल शायद देश में पैदा हो सकता है। देशवासियों को आपका संदेश क्या होगा? मेरे देशवासियों को ये संदेश है कि आप इस डर के माहौल को पूरी तरीके से निरस्त कर दें। ऐसा कोई भी डर अपने मन में न रखे। चाहे भारत के हर एक कोने में की जनता को मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी कोई ऐसा डर का माहौल ना बनाए, और साथ ही साथ ऐसी कोई अगर आपके व्हाट्सएप पे इस पे कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को बिना सत्यापित करे आप फॉरवर्ड भी ना करें। दूसरी बात यह है कि आप भी सजग रहें, अपने आसपास के लोगों पे संदिग्ध लोग अगर नजर आते हैं तो उस पे नजर रखें और पुलिस की आंख बन के काम करें। तब हमारा भारतवर्ष में कोई भी ऐसी घटना करने की ना तो हिम्मत करेगा, और अगर हिम्मत कर भी दिया तो वो घटना को अंजाम नहीं दे सके, नाकाम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो जैसी धमकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं, आतंकवादियों की तरफ से दी जा रही हैं, वो सिर्फ देश को डराने की कोशिश है, लेकिन इतना साफ है कि भारत डरने वाला नहीं है।
अगले मुद्दे पर वापस आते हैं क्योंकि चक्रवाती प्रवाह के कारण झारखंड और बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने कहा है कि अगले 5 दिनों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले जितने भी इलाके हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1500 मकान डूब चुके हैं। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के 17 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी ने प्रदेश के 5 जिलों विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना और अशोकनगर के अलग अलग स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट के तहत 64 से 204 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर के आसपास का मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 1-2 दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप निकलने से दिन में उमस बनी हुई नजर आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अगले कुछ घंटों के अंदर दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 9 अगस्त तक बारिश की संभावना है और वहीं अगले 24 घंटों में ओडिशा और झारखंड, आज से 9 अगस्त के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर हाड़ौती में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कुछ घंटे बारिश में लगे विराम के बाद एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कोटा का सांगोद कस्बा टापू में तब्दील हो चुका है। कस्बे के पास में बहने वाली उजाड़ नदी में आए उफान से सांगोद में चारों ओर पानी ही पानी बह रहा है और वहीं सांगोद के हिंगी छात्रावास में शिक्षकों और उनके परिवार के तकरीबन 30 सदस्य चारों पानी में बिल्डिंग में फंसे हुए हैं क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भर चुका है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पानी घुस चुका है। कई राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की बाढ़ से हालात बुरे हो चुके हैं। घरों में पानी भर गया है, मंदिरों में पानी भर गया है, स्कूलों में पानी भर गया है। जक्की खान संवाददाता शिवपुरी से हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। जक्की, क्या हालात है वहां पर, क्योंकि बारिश को लेकर लगातार अलर्ट भी है और कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी भर चुका है। देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल 2-1 दिन से यहाँ पर पानी बंद हो चुका है, लेकिन पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी उसमें लगातार तबाही देखने को मिली थी शिवपुरी में। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि गुना और अशोकनगर में जो बारिश हुई थी उसको लेकर बदरबास और कोलारा से शिवपुरी की तहसील है, यहाँ पर इस बारिश ने तबाही मचा दी है और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर वहाँ से वो नदी पार कर रही थी, जो कि उस बहाव में बह गई है, जिसका शव अभी मिल गया है। जी, ये जक्की, जहाँ पर आप इस समय खड़े हुए हैं, ये जो पीछे का नज़ारा इस समय दिखाई दे रहा है, ये जो इतना पानी है, बारिश की वजह से पानी भरा है या फिर पहले से था? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये अधिक बारिश होने की वजह से ये इसका बहाव तेज है। दरअसल शिवपुरी के जो आसपास के इलाकों में जो पानी बरसा था, लेकिन फिलहाल अभी बंद है, लेकिन उसका बहाव है कि लगातार कहीं ना कहीं से ये पानी का बहाव जो तेज है उसके द्वारा ये पानी बह रहा है। ये जो जगह है जहाँ पर आप इस समय खड़े हैं, यहाँ पर क्या लोगों की आवाजाही रहती है या फिर नहीं रहती है, या फिर इस समय जो पानी का बहाव तेज है आने से लोगों को मना कर दिया गया है? देखिए, आम दिनों में यहाँ पर लोग निकलते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर आना बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव तेज है, कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। तो फिलहाल आम दिनों में यहाँ से लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का बहाव तेज है, इसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर रोक लगा रखी है। जी, कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर इस समय पानी भरा हुआ है, बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है, वहां पर उन लोगों को कैसे बचाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से मदद क्या दी जा रही है? देखिए, अब जबकि पानी रुक चुका है, शिवपुरी जिले की भी कई तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पर लोग फंस गए थे, वहाँ पर रेस्क्यू किया गया। अब जब पानी रुक गया है तो वहाँ पर प्रशासन के द्वारा और तमाम जो अभी फिलहाल जो नेता हैं, स्थानीय नेता विधायक हैं, वो लगातार उनके पास जाकर उन्हें आर्थिक मदद है, खाना वगैरह वो पहुंचा रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश भर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार और राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती प्रवाह के कारण झारखंड और बिहार में भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1500 मकान डूब गए हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जैसे हालात बारिश की वजह से होते चले जा रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति भी इस समय हो चुकी है, कई जगह ऐसी हैं अलर्ट जारी किया हुआ है, मतलब चिंता की स्थिति हर जगह है। कैसे हालात हैं उत्तर प्रदेश में? हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बाढ़ की स्थिति तो किसी जिले में नहीं नजर आई है, लेकिन यह है कि नदियों में जो उफान है उससे बाढ़ की स्थिति बन रही है। पहाड़ों पे निरंतर जो बारिश हो रही है, उस बारिश को चूंकि नेपाल प्रमुख रूप से जो है पानी को छोड़ता है भारत में, ये भारत और नेपाल की संधि भी है कि पानी जो है नेपाल भारत को देगा। जब जब वो पानी छोड़ता है, जब जब बैराज से पानी छोड़े जाते हैं, वाल्मीकि नगर बैराज की बात करें या फिर त्रिभुवन बैराज की बात करें, तो वो पानी भारी मात्रा में भारत के नहरों और नदियों में फ्लो करता है और यही स्थिति यही कारण है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हालांकि अगर नॉर्मल बारिश की बात करें, नॉर्मल बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बाढ़ की स्थिति उतनी नहीं गंभीर होती है, लेकिन अगर नेपाल पानी जबरदस्त छोड़ता है, कई लाख क्यूसेक पानी जब छोड़ता है, तब जाकर उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनती है। मसलन कुछ जिले ऐसे हैं जो इस समय प्रभावित हैं, श्रावस्ती है, संत कबीर नगर है और तमाम कुशीनगर है, छोटे मोटे जो जिले हैं जो नदी से सटे हुए जिले हैं, वहां पर स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन वहां भी अभी बाढ़ नहीं आई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन वहां तैयार है। प्रदीप जी, हम देख रहे हैं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय बाढ़ की स्थिति हो चुकी है, लोग परेशान हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पानी भर चुका है। अन्य राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो, प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या की जा रही हैं? देखिए काजल जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो आपदा प्रबंधन है वो 24 घंटे तत्पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको संभावित जो चिन्हित जगह है, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहां पर तैनात किया गया है। कुछ ऐसे जगह हैं, जैसे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह आता है कुशीनगर, जो नारायणी नदी से सटा हुआ है, जहाँ पर हर साल कटान होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना करता था। लेकिन इस बार जो है वहां पर अभी कटान नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर कैंप किए हुए हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ। तो एक जो तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रही है बाढ़ की जो स्थिति उससे निपटने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात जैसे हो चुके हैं इस समय, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति है, लेकिन कई राज्य ऐसे, हालांकि जैसा कि उत्तर प्रदेश की अभी बात हो रही थी, वहां पर बारिश हो रही है लेकिन बाढ़ जैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है ताकि कोई भी गंभीर समस्या पैदा ना हो। जैसी स्थिति अन्य राज्यों में हो रही है, उस स्थिति से सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो। अलर्ट पर सरकार भी है और प्रशासन भी है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर तस्वीरें जो हैं बहुत भयानक हैं, बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। घरों में पानी घुस चुका है, स्कूलों में पानी घुस चुका है। अगर कोटा की बात करें तो यहाँ पर एक कस्बा है जो कि पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो चुका है, यानी वहाँ पानी भरा हुआ है और वो जो घर हैं, घरों की सिर्फ छत दिखाई दे रही हैं, जिसको टापू माना जा रहा है। पूरे कस्बे में पानी भरा हुआ है। उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं, सांगोद की ही अगर बात करें, राजस्थान की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पर कैसे हालात इस समय पैदा हो चुके हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।
है।